हेलो एवरीवन। जैसा कि ट्रिगोनोमेट्री अपना लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया था, उसमें अपन ने हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है ना। तो पहले अपन होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिससे क्या है अपना सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। टेक्निकली होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करना जरूरी है। तो होमवर्क क्वेश्चन में मैंने तुम्हें एक दिया था, द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन क्या था, द वैल्यू ऑफ, देखो ये क्वेश्चन था होमवर्क क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 5 sin theta minus 3 cos theta if 3 sin plus 5 cos इक्वल टू कितना है 5। ओके, इसके लिए ऑप्शन है गिवन थे यहाँ पर, क्या क्या ऑप्शन थे, 2b3c -2 एंड d -3। ओके, तब तुम्हें बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते डिस्कस करते क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो, मैंने तो बताया था स्टार्ट में क्वेश्चन बताया था, इसको मालूम है x, अब तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, दोनों के इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके ऐड करो। तो पहले राइट हैंड साइड का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 sin स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस प्लस ऑफ 9 cos स्क्वायर माइनस 5 into 3 15 into 2 minus 30 sin into cos। ओके, ये तो हो गया इसके प्लस इसका स्क्वायर, पता है क्या किया, a माइनस b का होल स्क्वायर लगाया, प्लस ऑफ यहाँ आ गया 9 sin स्क्वायर प्लस 25 cos स्क्वायर प्लस ऑफ 30 sin into cos। ओके, इक्वल्स टू दिस इज x स्क्वायर प्लस ऑफ 25। ओके, समझ में आ गया। अब ध्यान से ये टर्म तो कट गया, ये टर्म कट गया, 25 का कोएफिशिएंट रख दो, 25 into sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आ गया। प्लस यहाँ देखो 9 और 9 का कोएफिशिएंट अलग कर दो, प्लस ऑफ 9 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू कितना, x स्क्वायर प्लस 25 प्लस ऑफ 25। ओके, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आएगी, 25 किसकी वैल्यू 1, 25 प्लस ऑफ this is 9 equal to x square plus of 25. So the value of x square will be कितना है, value of x will be 9. So from here value of x will be plus minus 3. x means the value of this, so the value of x कितना है, either 3 or minus 3. Okay, so your answers are B and D correct options. Okay, आइए इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और होमवर्क क्वेश्चन था, होमवर्क क्वेश्चन एक ही था क्या, ओ सॉरी एक ही ऑप्शन था, एक ही होमवर्क क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसको रफ कर देता हूं, आइए तुम समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, एक और होमवर्क क्वेश्चन देखो, उसको डिस्कस करते हैं। ओके, एक और होमवर्क क्वेश्चन क्या था, देखो एक और होमवर्क क्वेश्चन ये था, सिंप्लीफाई cos a minus cos a divided by 1 minus tan a plus sin a divided by 1 minus cot a। अब यहां पर ऑप्शन क्या क्या गिवन थी, ऑप्शन पहला था cos a minus sin a, सेकंड बी cos sin a minus cos a, सी cos square a minus sin square a and d sin a plus cos a। ओके, अब देखते हैं इसको डिस्कस करते हैं। तो ये होमवर्क क्वेश्चन था, देखते हैं किसके साथ करेक्ट है। तो क्या करते, देखो आंसर देखो sin a cos a नहीं, तो मैं क्या करूँगा, कंप्लीट को sin a cos a में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे करने में क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा इजी भी पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो इसको sin a cos a करेंगे, यहाँ देखो 1 माइनस tan a को लिख देता हूँ मैं sin a, I will write tan a as sin a by cos a and plus this is sin a divided by 1 minus cos a divided by sin a। ओके, आइए तुम्हें ये टर्म समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट ध्यान से देखो, नेक्स्ट अब तुम सेकंड स्टेप तुम इजीली कर सकते हो। देखो यहाँ एलसीएम लोगे, एलसीएम तो cos a minus sin, और cos a ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर a डिवाइड, नीचे देखो cos a
माइनस साइन, ओके ठीक है। नेक्स्ट माइनस, ऊपर ये मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर, बट एलसीएम लोगे तो ये मल्टीप्लाई होगा साइन ए माइनस कॉस। अब देखो इन दो टर्म्स को देखो, ये जो है तो सेम टर्म बट बोथ आर अपोजिट साइन, तो मैं क्या करता हूं यहां से नेगेटिव कॉमन लेता हूं, नेगेटिव कॉमन लो तो ये क्या हो जाएगा प्लस, अब उल्टा हो जाएगा cos ए माइनस साइन, ओके समझ में आ गया, कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना। ये सॉरी प्लस तो था माइनस हो गया, प्लस तो था माइनस हो गया, ओके तो फंडा क्या है यहां एलसीएम आ गया cos ए माइनस साइन, अब ये कितना हो गया cos क्या है माइनस साइन स्क्वायर। अब यहां पर देखो यहां फंडा लगा तो a माइनस b इनटू a प्लस b, तो फंडा क्या है cos ए माइनस साइन ए डिवाइड इनटू cos ए प्लस साइन ए डिवाइड cos ए माइनस साइन ए, ओके इसका मतलब ये टर्म क्या कर रहा है तो बच गया क्या cos ए प्लस साइन, दैट मींस दिस ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ओके ओनली सिंगल करेक्ट है क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के इस पर, ठीक है ना। वैसे तुमने ऑलरेडी 10th क्लास पढ़ रखा है, जेईई में तो कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो जाना चाहिए, कैसे क्वेश्चन करते हैं उसके आइडिया होना चाहिए। वैसे तुमको ऑलरेडी आता है, इतना टफ टॉपिक नहीं है, वेरी इजी टॉपिक है, फिर भी एक बार हाइट एंड डिस्टेंस पे डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल उसमें राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होगा और बचेंगे, और तुम्हें स्टैंडर्ड एंगल्स आना चाहिए, स्टैंडर्ड एंगल्स में sin थीटा cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। तो लिख लेना हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंसेस, ये वाला टॉपिक है, ओके ठीक है। तो मैं थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे दूं, अगर तुम किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, टॉप है तो एंगल बिटवीन ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ये तुम्हारी आई है, ये क्या है तुम्हारी आई, ये आई, तो यहां से जो टॉप को देख रहे हो तो तुम्हारी हॉरिजॉन्टल और जिसको देख रहे हो उसके बीच एंगल कितना बनेगा थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी टॉप से बॉटम में देख रहे हो, टॉप से बॉटम में, ये तुम्हारा यहां पर क्या है आई, ये क्या है आई, तुम खुद खड़े हो यहां तक देख रहे हो, तो ये जो एंगल दिखेगा ना ये वाला एंगल, इसको बोलूंगा मैं एंगल ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है ना। बस इतना ध्यान, ओके बस, और सारा फंडा किसका है ट्रिगोनोमेट्री, ओके तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोलता है देख समझना, क्वेश्चन बोलता है the angle of elevation of the top of a building, changes from 30 degree to 45 degree, 30 degree to 45 degree on walking 50 meter towards it, 50 meter towards it. Then find the height of the building. Then find the height of the building. ठीक है ना। अब देखो कैसे करते हैं। कोई बंदा है, ठीक है ना, कोई बंदा है, एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, ये बिल्डिंग है, ये क्या एक बंदा है, यहां पर कोई बंदा है, दिस इज द गाय, ही इज वॉचिंग द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो इसका टॉप ऑफ द बिल्डिंग तो हॉरिजॉन्टल, और ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर देखो ये एंगल कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, एंगल एलिवेशन ये कितना है 30 डिग्री। अब उसने बोला है कि 50 डिग्री बिल्डिंग की तरफ चल रहा है, 50 मीटर, सपोज अगर 50 मीटर चल के आ रहा है बिल्डिंग की तरफ, 50 मीटर चल के आ रहा है, मतलब इधर जाएगा, कितना चल जाएगा
तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाएगा, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कितना हो गया 45 डिग्री। तो ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी, समझ में, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, तो ट्रायंगल का फंडा मुझे पता है, इसको मालूम है ए बी सी और इसको मालूम है। तो देखो फर्स्ट ऑफ मैं पहले मुझे ये चीज आ जाए तो कंप्लीट पूरी इंफॉर्मेशन ये आ जाए तो मैं निकाल सकता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, देखो इन ट्रायंगल एबीसी मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं, इसको मैं एक्स मान लेता हूं, इसको पार्ट इन ट्रायंगल एबीसी। ध्यान से देखो ट्रायंगल एबीसी 10 30 मतलब एंगल ये 10 30, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये कंप्लीटली बेस, तो कितना आ गया h बाई 50 प्लस x, ठीक है ना। एंड इन ट्रायंगल इसमें भी देखो ए बी डी में भी देखो ए बी डी 10 45 h बाई x आएगा 45 मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस 10 की डायरेक्ट हटाएंगे तो यहां से h निकालो, ये कितना आ गया 10 30 होता है 1/√3, सो h इक्वल्स टू 50 प्लस x इंटू 50 प्लस x इंटू 10 30 मतलब 1/√3। ओके, एंड यहां से देखो h कितना है, h इक्वल टू 10 45 होता है 10 45 1, तो x इंटू 10 45 मतलब x आ रहा है। अब ये दोनों क्या इक्वल है, देखो ये भी इसके इक्वल और h इसके भी इक्वल, तो मतलब x इक्वल टू कितना है 50 प्लस x इंटू 1/√3। ओके, समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकालता हूं, इसको मैं रफ कर दूं ऊपर वाला फंडा, देखना समझ में। ओके, अब देखो ध्यान से √3 का मल्टीप्लाई करो तो इसका रूट ऑफ 3x, इसका रूट ऑफ 3 into x इक्वल टू 50 प्लस ऑफ x, बट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो रिप्लेस x टू लेफ्ट साइड, सो x इक्वल टू x into √3 minus 1 equal to कितना 50, so x will be 50 divided by square root of 3 minus 1 मीटर, यानी कि इतना टर्म कितना आ गया, दिस इज द x, बट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h, h is equal to x, okay, from here h equal to x which is equal to h, so this is also the height of the building। okay, समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और कर इसको, ये तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूं। बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 इलेक्ट्रिक पोल्स, क्वेश्चन लिखना 2 इलेक्ट्रिक पोल्स of equal heights क्वेश्चन को समझते चलना, ठीक है, of equal heights डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को काम हो जाएगा। स्टैंड ऑन either sides of a road which is 50 meter wide, ठीक है ना, at a point in the road, between the pillars the elevation of the tops of the electric poles are 60 degree and 30 degree, ठीक है ना। Find the height of the poles, find the height
of the poles and position of the point, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो सिंपल सी बात है, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, इसमें क्या होता है, एक रोड है, ठीक है, रोड की जो चौड़ाई है ना वो कितनी 50 मीटर, तो ये रोड है। अब यहां से बोला है कि दोनों साइड में, रोड के दोनों साइड में इक्वल हाइट के दो पोल खड़े हैं। अगर ये हाइट h है तो ये भी कितना है h, ये भी कितना है h, ओके। और इस रोड पर दोनों पिलर्स के बीच में कोई एक पॉइंट, मान लो ये पॉइंट P, इस पॉइंट की बात कर रहा है, इसको मैं A, इस पोल को मैं नाम दूं A, इस नाम को मैं, इस पोल का नाम दूंगा B। तो ये जो पॉइंट P है ना, इसके एंगल ऑफ इलेवेशन फ्रॉम बोथ ऑफ द पोल्स आर गिवन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो 60 डिग्री ये होगा क्योंकि ज्यादा दिख रहा है, और ये कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। तो मैं करना क्या है, तो पूछा क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, ठीक है। तो पहले हाइट ऑफ द पोल निकाल, पहले देखो पोजीशन निकालते हैं। अच्छा, मैं अगर इसको x मान लूं, टोटल को 50 है, इसको मैं अगर x मान लूं तो ये कितना आ जाएगा 50 माइनस x आ जाएगा, क्योंकि टोटल कितना 50, टोटल 50, ठीक है। तो मुझे बताओ tan 30 कितना है, tan 30 इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल इसमें पहले नंबर 1, ये सेकंड ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल में देखो tan 30, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो tan 30 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस h बाई 50 माइनस x, बट tan 30 कितना होता है 1/√3, तो h कितना है 50 माइनस x डिवाइड बाई √3, ओके। अब आ जाओ एक और यहां से भी h निकाल दो, सेकंड ट्रायंगल देखो tan 45, tan 60 कितना है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो h बाई x, ओके। अब tan 60 कितना था √3 into x equal to h। अब दोनों क्या हो गया इक्वल, बिकॉज बोथ आर, ये दो, these are the two quantities are equal to the same quantity, that means these are also equal, it means 50 minus x equals to divided by √3 equal to √3x, okay। it means 50 minus x equal to √3 का मल्टीप्लाई 3 into x, okay। x का जब मल्टीप्लाई करो तो 4x equal to 50, so x equal to कितना आ गया 12.5 मीटर। मतलब x क्या है, x इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट, ठीक है। पोजीशन ऑफ पॉइंट, ठीक है। 12.5 मीटर कहां से, a से, 12.5 मीटर फ्रॉम पोल a, पोजीशन पता चल गया। अब दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है हाइट ऑफ द, एक पॉइंट हो चुका है पोजीशन का पॉइंट, दूसरा पूछा है हाइट ऑफ द पोल। अब हाइट ऑफ द पोल पर डिस्कस करते हैं। हाइट ऑफ द पोल के लिए देखो ये रहा, ये वाला केस, चाहे इसको यूज करो चाहे इसको बोलूंगा, इसको हाइट ऑफ द पोल h इक्वल टू √3 into x, ठीक है ना। तो h इक्वल कितना आ गया √3 into 12.50 मीटर। चाहो तो आंसर निकाल देना है, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, आंसर निकाल सकते हो, ओके। नेक्स्ट दो चार क्वेश्चन और डिस्कस करते हो तो आगे उसके बाद आगे कौन पढ़ेंगे, इसको मैं रफ कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हारा हो चुका है। देखो इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2, फाइंड cos थीटा। मैं ऑप्शन बोल रहा हूं, a √3/2, b 1/2, c 1/2, d 1।
ओके d1। तो बता सकते हो इजीली, ठीक है ना। तो सॉल्व कर रहे हो आप, ट्राई करो, आंसर बताओ, उसका मेरा सॉल्यूशन चेक करो। ओके तो वीडियो को पॉज करने के बाद ट्राई करो उसका, ठीक है ना। मैं बताता हूँ, वीडियो पॉज कर लेना आप लोग, उसका कैसे मैच करना। तो एक काम करते हैं, टेन थीटा वैल्यू निकाल देंगे। तो ध्यान से टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू कितना है 2। ओके तो यहां पर एलसीएम ले लो, tan स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय tan इक्वल टू 2। ओके अब ध्यान से लो, tan स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, ये ऐसे tan थीटा इक्वल टू कितना 0 माइनस 2 ऐसे एलसीएम ले लो। तो ध्यान से लो, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय tan थीटा इक्वल टू कितना 0। अब एक बात समझ में आ गई, tan थीटा जो है ना, tan थीटा कांट बी 0, इतना समझ में आ गया, ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में। इसका मतलब 0 क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ टू वैल्यूज, दिस इज द रेशियो ऑफ टू वैल्यूज, ओके, फ्रॉम व्हिच दिस इज नॉट इक्वल टू 0। रेशियो ऑफ टू वैल्यूज इक्वल टू 0, denominator is not equal to 0, it means numerator must be 0. So from here tan square theta minus 2 tan theta plus of 1 equal to 0. This is a square minus 2ab plus 1 का whole square. That means tan theta minus 1 का whole square equal to 0. It means tan theta कितना है, tan theta equal to 1. It means theta equal to 45 degree. If theta equal to 45, then cos theta equal to cos theta equal to cos 45 कितना आ गया 1/2। सो नेचर करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। जिसका भी करेक्ट आया वो अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए कि हाँ मेरा करेक्ट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रिवीजन अपना करते रहना, रिवीजन करते रहो डायरेक्ट, रिवीजन बहुत जरूरी है। Revision is compulsory. अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ sin square theta plus of sin theta equals to 1, then find the value of tan raised to the power 4 minus tan square theta is a, ये tan raised to power 4 minus tan square theta, a 2 sin minus 1, b sin square minus cos square, c sin minus 1, d none। ओके अब देखो वीडियो बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो सॉल्व करने का। ओके जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसके बाद अपना सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है ना। तो वीडियो पॉज करने के बाद देखना सॉल्यूशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो यहां से देखो, यहां से तुम्हारा देखो गिवन कंडीशन क्या है इसकी पूछे, तो मैं यहां से एक हेल्प लेता हूं। देखो sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। ओके इसका मतलब मैं लिखूं sin इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर। तुम्हारे पास हिंट क्या मिल रही, sin इक्वल्स टू cos स्क्वायर। ओके मैं अगर बोलूं मुझे tan की फॉर्म में निकालो, तो मैं ऐसे tan थीटा की वैल्यू निकालता हूं, sin बाई cos, tan थीटा क्या होता है sin बाई cos, दोनों साइड में cos का डिवाइड करो, cos स्क्वायर डिवाइड बाई cos, तो तुम्हारे पास आ गया tan थीटा इक्वल टू कितना cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू cos थीटा। ओके समझ में आ गई। अब यहां से ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट क्या पूछा है, tan रेज़ टू पावर 4 माइनस tan स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी। फॉर दिस केस इफ tan इक्वल्स टू cos, देन रिप्लेस cos रेज़ टू पावर 4 माइनस cos स्क्वायर। ओके बट यू ऑलरेडी नो
cos स्क्वायर इक्वल टू sin। अब देखो ऐसा कुछ ऑप्शन तो एक ही दिख रहा है इसके फॉर्म में, देखो यहां से ये रहा cos स्क्वायर इक्वल टू sin, तो sin तो यहां पर पावर स्क्वायर कर cos रेज़ टू पावर 4 कितना आएगा, sin स्क्वायर आएगा, दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट किया तो यहां से आ गया, ये आ गया sin स्क्वायर माइनस कितना आ गया cos स्क्वायर। तो एक तो ये करेक्ट, समझ में आ गया, कोई दिक्कत होगी? अच्छा दूसरा और भी करेक्ट हो सकता है क्या, और भी करेक्ट हो सकता है कि और तो नहीं हो सकता, बस एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। समझ में आ गया? ओके, एक हाइट एंड डिस्टेंस का इक्वेशन और कर लेते, उसके बाद अपन सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्री। ये तुम्हारा 10th बेस का खत्म हो जाएगा आज, बेसिक जिसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का पार्ट आपकी मिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखना, a person standing on the bank of a river, on the bank of a river, ठीक है, बैंक समझते ना किनारा, observes that the angle of elevation of a tree on the opposite bank is 60 degree, ठीक है। when he moves 20 meter, he moves back 20 meter from the bank, he finds the angle to be 30 degree. Okay. Find the height of the tree. Find the height of the tree and breadth of the river, ठीक है। तो देख लीजिए सर, ये एक रिवर है, ठीक है, रिवर माने इस टाइप से, ओके। रिवर की एक बैंक पर खड़ा हुआ है एक बंदा, ओके, यहां एक ट्री खड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब ट्री कैसे खड़ा है, ये ट्री खड़ा है दूसरा, ये जो बंदा है ना इस ट्री के टॉप को देख रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना है ना, कितना होता है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, समझ में आया कितना है 60 डिग्री। अच्छा इसने कुछ बोला है क्या, और तो कुछ बोला नहीं, ठीक है ना। सपोज कर लो हाइट ऑफ द ट्री लिख रहे हैं h, अब उसने थोड़ा सा एक कंडीशन दी कि अगर बाई चांस वो 20 मीटर बैक मूव्स बैक, मतलब पीछे आ जाए 20 मीटर पीछे आ गया, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना टॉप पे देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री। देन फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रिवर, मतलब ये पूछा है, इसको मान लो x एंड द हाइट ऑफ द पोल, अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं तुमसे पूछूं tan 60 कितना है, tan 60 मतलब इस ट्रायंगल में यूज हो रहा है, tan 60 एंगल ये तो परपेंडिकुलर ये बेस है, tan थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस h/x, और tan 60 कितना होता है √3, so h इक्वल टू ये रूट
h equal to 1060 into h, but 1060 is √3 into h. ओके, पहला केस आ गया। दूसरा, अब अगर मैं 1030 की बात करूं, 1030 मतलब ये कंप्लीट ट्रायंगल, इसकी बात करूं, ये क्या होगा, ये होगा पूरा कितना परपेंडिकुलर, और ये कंप्लीट क्या होगा बेस, तो कितना आ गया h बाई 20 प्लस x। ओके, ये वैल्यू कितनी √3, तो 1 बाई √3 h बाई 20 प्लस x, सो h कितना आएगा 20 प्लस x डिवाइड बाई √3। अब देखो ये भी h, इट मींस these both are equal, that means √3x equals to 20 by x, 20 plus x divided by √3. So from here you will get √3 into √3, 3x equals to 20 plus x means 2x equals to 20 means x equals to 10 meter, मतलब ब्रेड्थ ऑफ x क्या, ब्रेड्थ ऑफ रिवर, BREADTH, ब्रेड्थ ऑफ रिवर। ओके, नाउ h क्या, हाइट ऑफ द ट्री, h कितना है √3 into x, √3 into x कितना है 10, तो कितना आ गया 10√3 मीटर, हाइट ऑफ द ट्री। अच्छा, पूरे काइनेटिक्स लिख लेना, √3 होता है 1.4732 एंड √2 होता है 1.414, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ √3 की वैल्यू रख देगा तो आंसर कितना आएगा 17.32, समझ में आ गया, तो ये वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट। ओके, तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल फंडा था, ठीक है ना। आगे चलते हैं और भी स्टेप चलते हैं, ठीक है ना। देखो ये तुम्हारा क्या था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये एक पार्ट में फिनिश कर दिया जो क्या है तुम्हारा कंप्लीटली 10th क्लास के बेस में था, ठीक है। कभी कभी इस लेवल का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब थोड़ा अपन दूसरे लेवल पर चलते हैं। अभी तक हमने जो ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ा था ना, वो हमने रेशियोज बेस पे पढ़ा था, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल बेस पे, ठीक है। अब हम जो ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ेंगे ना, सर्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, सर्कुलर सिस्टम में, ठीक है। तो लिखना इसको मैं रफ कर देता हूं। ट्रिगोनोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम, ट्रिगोनोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम। अब सर एक बात बताओ, जब हम ट्रिगोनोमेट्री ऑलरेडी राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे पढ़ चुके हैं, तो फिर सर्कुलर सिस्टम आप पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी? ये तो तुम्हारा आइडिया सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, यही होगा ना। अब देखो जरूरत तो ये सी पड़ी है, देखो तुम्हारे दिमाग में ये भी तो आना चाहिए 0 से 90 डिग्री के बीच हम निकाल सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री, रेशियोज निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड एंगल 0 से 90 डिग्री, 0, 30, 60, ओके। लेकिन क्या हम 10 डिग्री पर sin 10 डिग्री वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या हम 10 80 डिग्री निकाल सकते हैं? क्या हम 10 50 डिग्री वैल्यू निकाल सकते हैं? तो ये सब स्टडी हम जो करेंगे वो किससे करेंगे? सर्कुलर। तो ये जो है ना, जो अपने राइट एंगल ट्रायंगल से निकाला ना, वो ओनली सम स्टैंडर्ड एंगल्स के निकाला, और दूसरी बात वो भी किसके लिए? एक्यूट एंगल्स के लिए। लेकिन कल को तुमसे कोई पूछ ले 120 डिग्री sin 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालो, तो हम उससे नहीं निकाल सकते। मतलब ऑब्ट्यूज एंगल के लिए हम sin की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू नहीं निकाल सकते, राइट है नहीं। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ओके। तो ये क्या थे हमारे ड्रॉबैक्स थे कि जो हमने राइट एंगल से निकाले हम ओनली एक्यूट एंगल के लिए निकाल सकते हैं, राइट है नहीं। ओनली एक्यूट एंगल्स के लिए निकालते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू नहीं निकाल सकते, राइट है नहीं। दूसरी बात 0 और 90 डिग्री, मैंने तो बोला sin 0 होता है, लेकिन तुम्हें ट्रायंगल बना के दिखाया था sin 0, लेकिन एक्चुअल में 0 बन नहीं रहा था। तो मैंने वहां पर बोला था नियर अबाउट टू 0, उस ट्रायंगल के इसमें नियर अबाउट टू 0 मान के चला, लेकिन एक्चुअल में नियर अबाउट में और एक्चुअली 0 ही होता है उसका वैल्यू। अब होता कैसे, वो राइट एंगल ट्रायंगल से पता करते हैं, ठीक है ना। तो ड्रॉबैक तो तुम्हें पता ही है,
ड्रॉबैक क्या थे किसके, राइट एंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के सिस्टम के। एक तो वो क्या था, एक वो हमारा फंडा क्या था कि वो हम ऑब्ट्यूज एंगल की स्टडी नहीं कर सकते थे उससे, ठीक है, ओनली एक्यूट एंगल के लिए, और एक हर एक एंगल की स्टडी नहीं कर सकते थे। और दूसरी बात उससे क्या था, एक 0 और 90 डिग्री थोड़ा दिक्कत होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो 0 डिग्री बनाना पॉसिबल नहीं है, 0 डिग्री एंगल बनाना पॉसिबल नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। और एक दो एंगल 90 बन जाएंगे तो एक एंगल ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं था। ये ड्रॉबैक्स थे, तो इनको लिख लेना अपनी राइट इन योर लैंग्वेज, राइट डाउन व्हाट एवर वांट, ठीक है ना, कि ये ड्रॉबैक्स थे राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिगोनोमेट्री। सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्री क्या सिस्टम है, सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्री क्या सिस्टम, तो पहले हम लिख लें न्यू डेफिनेशन ऑफ टी रेशियोज। टी रेशियोज मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब यहां जो रेशियो हो रहा है, एक सर्कल बनाता हूं, ठीक है, सुनते चलो। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये एक सर्कल, ठीक है। अच्छा मैं तुमसे बोलूं, जो मैंने ड्रॉबैक लिखा है ना राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिगोनोमेट्री के, तो उन ड्रॉबैक्स को लिख लेना, ओके, समझ में आया। और ये तुम्हारा क्या है, रेडियस है, रेडियस आर। इस पॉइंट को मैं बोल दूं P, और मैं यहां पर ये एंगल लिखना है थीटा, यहां पर एक परपेंडिकुलर डाला, इसको मैंने नाम दिया M, और एक परपेंडिकुलर यहां पर डाला, इसको नाम दिया M। एक्चुअली जो परपेंडिकुलर है ना, ये जो ON, इसको बोलूंगा ON, ये जो ON है ना, ON, मैं अगर यहां से लाइट डालूं, ये लाइट डालूं, तो एक्चुअल में देखो ये जो ON है ना, ये है प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस। ON क्या है, ON प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस, समझ में आया। अब देखो जैसे से एंगल कम होगा, जैसे एंगल यहां पहुंच गया, ये एंगल होगा, तो प्रोजेक्शन यहां पर यहां नहीं आ रहा, तो प्रोजेक्शन कम हो गया, मतलब एंगल बढ़ेगा तो प्रोजेक्शन बढ़ेगा। एंगल जैसे 90 हो जाएगा तो प्रोजेक्शन 90 हो जाएगा, राइट, यानी प्रोजेक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, एंगल पर। दूसरी बात, ये जो OM है ना, OM को भी ध्यान से देखो। अगर मैं लाइट इधर से डाल रहा हूं ऊपर से, ये देखो ये लाइट डाल रहा हूं, लाइट देखो प्रोजेक्शन मतलब क्या है कि ये जो इसको बंदा कर रहा है, तो उसकी शैडो, जैसे मैं यहां कर रहा हूं, सामने से लाइट आ रही है, तो मेरी शैडो इस दीवार पर बनेगी कि तुम सोच रहे हो सर ये इसके इक्वल होना चाहिए, नहीं, इक्वल कभी नहीं बनेगा, शैडो मेरी कभी मेरे इक्वल नहीं बनेगी, थोड़ा बहुत अंतर होगा, ठीक है ना। तो ये क्या, लाइट आ रही है और दीवार है पीछे, दीवार कौन है, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर कितना शैडो है, शैडो का मतलब है प्रोजेक्शन, तो यानी कि ON मतलब प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस। ऐसे अगर लाइट इधर से आती है हॉरिजॉन्टल पर, ये बंदा करता है हॉरिजॉन्टल, ये रेडियस है, इसका कितना प्रोजेक्शन है, तो OM को बोलूं मैं OM प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस, समझ में आया, इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब अगर तुम्हें निकालना है साइन थीटा, ध्यान से रखना, साइन थीटा, मैं साइन थीटा में अगर ट्रायंगल से निकालोगे, तो ट्रायंगल से तुम देखो ये थीटा है, साइन थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि PM डिवाइड बाय OP, ओके। बट एक्चुअल में PM अगर ऐसा ही कुछ करना था तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल ही हमने यूज किया, आपने सर्कल का तो यूज किया ही नहीं। मैंने कहा एक काम करो, मुझे दिख रहा है कि PM जो है ना एक्चुअल में ON इक्वल दिख रहा है, तो यानी sin थीटा इक्वल टू ON डिवाइड बाय R, OP क्या है, R रेडियस। अब देखो क्या है, किस फॉर्म आ गया, सर्कल की फॉर्म आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, ON क्या है, ON इज द प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस। मैंने क्या लिया, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस, राइट है कि नहीं, डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ सर्कल, राइट। तो मैं बोलूंगा sin थीटा प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस
डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द सर्कल, ये डेफिनेशन, ये न्यू डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा है। दिस इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा, दिस इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा। पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल से क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, उसी का यूज करके मैंने सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसका यूज कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, पीएम डिवाइड बाई ओपी है, लेकिन मुझे अगर इसका यूज करता तो राइट एंगल ट्रायंगल ही हो गया। तो मैंने बोला पीएम एक्चुअल में देखा जाए ओएन के इक्वल, तो ओपी किसके इक्वल है, ओआर। अब राइट एंगल ट्रायंगल का यूज नहीं, बट ओएन इज अ प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये sin थीटा की डेफिनेशन, प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब एक बात करो सर, cos थीटा की बात करो, इसको नोट कर लेना, आगे और स्टडी कर लेना, ठीक है, ये नोट कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखो, ये न्यू डेफिनेशन ऑफ टी रेशियो के लिए बस आज इतना ही हो पाएगा, आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि टाइम थोड़ा मुझे लग रहा है कम ही लगेगा, ज्यादा टाइम चाहिए मुझे। अब देखो दूसरा, इसका मतलब सर एक बात बताओ, कल को अगर आपसे कोई cos थीटा पूछे तो तुम cos थीटा क्या बताओगे? सर cos थीटा तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। इस ट्रायंगल का यूज करूं मैं, बेस कितना है, OM डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हुआ, OM डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज OP। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन OM तो डायरेक्ट ऑलरेडी क्या है, OM इज द प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस, OM मैंने लिखा है ना प्रोजेक्शन, ये OM किसका प्रोजेक्शन, रेडियस का ऑन एक्स एक्सिस, तो ये हो गया OM डिवाइड बाय OP लिखना है R। तो cos थीटा की डेफिनेशन तुम क्या लिखोगे, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। हर बहुत जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो वीडियो कंप्लीटली देखना, जिससे कि आप सारा फंडा समझ में आ जाए, क्योंकि अगर ये तुम बेसिक स्टार्ट समझ में आ गया ना, तो आगे चल के ट्रिग्नोमेट्री, पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं tan थीटा। tan थीटा देखो ध्यान से, तुम मुझे एक बात बताओ, tan थीटा होता क्या, अगर ट्रायंगल का यूज करूं मैं, तो ट्रायंगल का यूज करूं, परपेंडिकुलर होता है, पर tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर PM डिवाइड बाय OM। लेकिन PM तो प्रोजेक्शन नहीं है, लेकिन OM प्रोजेक्शन है, तो PM को हटाओ, PM को किससे हटाओगे, ON से। तो यानी tan थीटा इक्वल्स टू ON डिवाइड बाय OM। ओके, अब ON क्या होता है, ON इज द प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस एंड OM इज द प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस। यहां से हो गया tan थीटा की डेफिनेशन, tan थीटा प्रोजेक्शन of radius on y axis divided by projection of radius on x axis. This is the definition of tan theta. Okay, so this is the definition of tan theta, तो इसको लिख लेना। This is the definition of cos theta। अगर तुमसे कोई पूछे डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा इन सर्कुलर मेथड, तो तुम क्या बताओ, सर्कुलर मेथड में हमेशा यही बताना है कि प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी द साइन थीटा। और अगर cos थीटा को पूछ रहे तो तुम क्या बताओगे, cos थीटा विल बी प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड tan थीटा विल बी प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय द प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यू डेफिनेशन ऑफ टी रेशियो। ओके, बाय सर्कुलर सिस्टम। ओके, सो हम जो स्टडी करने वाला, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री जेई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सर्कुलर मेथड से हम स्टडी करेंगे, सर्कुलर मेथड का हर जगह यूज करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। तो ये अब तक का जो पढ़ाया वो सारा पढ़ना और आपसे भी बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन अब आगे चल के इससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिलने वाला, हर एक पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको कंप्लीटली देखो, वॉच करो, डाउट है वैसे पूछो, ठीक है ना, और डीपीपी सॉल्व करो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, आई होप तुम समझ में आ गया, ठीक है ना। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।